1945 में धरती एक तबाही वाले रणभूमि में बदल चुकी थी, जहां इंसानियती दांव उन दानवी राक्षसों के खिलाफ चल रहा था जो हर ओर मौत बरसा रहे थे। जंग इतनी क्रूर थी कि सिपाही चीखते चिल्लाते हुए एक एक करके गिर रहे थे। जमीन लहूलुहान थी और आसमान धुएं से भर चुका था। उसी अफरा तफरी के बीच एक विशालकाय दैत्य, जिसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं, बचे खुचे सैनिकों के ऊपर झुका हुआ था। एक जवान सिपाही ने डर के मारे ऊपर देखा तो राक्षस का नुकीला टेंटेकल उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कुछ कर भी पाता उससे पहले ही एक आदमी ने बिजली की तरह वार करते हुए वो टेंटेकल काट दिया। दैत्य दर्द से दहाड़ा और वो शख्स, मिलिट्री कैप पहने हुआ हिम्मती इंसान, गुस्से से भरे हुए वार पे वार करने लगा। ब्लेड से उसके हाथ पैर चीर डाले, उसके जवाबी हमलों को फुर्ती से चकमा दिया और फिर पिस्टल निकालकर गोलियां दाग दी। जैसे ही राक्षस ढेर हुआ, उसने कांपते हुए सिपाही से कहा, उठ जा, अभी खत्म नहीं हुआ। वो था हनुंग, धरती की आखिरी डिफेंस फोर्स का कमांडर इन चीफ। इंसानियत सालों से लड़ रही थी, बस कुछ ही फाइटर बचे थे। हनुंग को यकीन था कि अब आखिरी मंजिल पास है। उसने अपने हाथ में एक चमकता डिवाइस निकाला, तभी जमीन पर गोल्डन मैजिक सर्कल बना और तेज रोशनी में वो गायब हो गया। पीछे बस उसकी राइफल रह गई। सिपाही ने हैरानी में उसका नाम पुकारा, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा था। हनुंग ने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया जहां चमकती एनर्जी चेन से वो बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ हुड पहने कुछ लोग खड़े थे जो हैरान थे कि उनका दूसरी दुनिया का हीरो वाला समन सच में काम कर गया। हनुंग तड़पते हुए बोला, ये कहां हूं मैं? तभी एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, स्वागत है हीरो, हमारे साम्राज्य को बचाओ, दानव राजा को खत्म करो। गुस्से में हनुंग गरजा, मैं कोरिया में होना चाहिए था, तुम लोग कौन हो? बूढ़े ने इशारा किया और तुरंत दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। हनुंग चीख उठा। वो शख्स ठंडे लहजे में बोला, मत भिड़ो, बस आज्ञा मानो तो तकलीफ नहीं होगी। फिर बोला, दानव राजा को खत्म करो और शायद तब हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया लौटा दें। पीड़ा और बेबसी से भरे चेहरे के साथ हनुंग ने उसकी आंखों में देखा, फिर मजबूरी में सिर हिला दिया। उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर दिन लड़ाई, ट्रेनिंग और हुक्म का पालन था। 10 साल तक उसने इस साम्राज्य के लिए खून बहाया, जब तक कि आखिर उसने दानव राजा वालरोर को खत्म नहीं कर दिया। उसे लगा अब शायद वो आजाद है, अब वो घर जा सकेगा। लेकिन उसकी उम्मीद तब टूटी जब वही बूढ़ा नेता बोला कि अभी काम खत्म नहीं हुआ। साम्राज्य को चुनौती देने वाले विद्रोही अब भी जिंदा हैं और अब उसका अगला टारगेट है एक योद्धा, बॉटल। उसने कहा, उसे खत्म करो, फिर तुम फ्री हो जाओगे। गुस्से से कांपते हुए भी जब जादुई ओत फिर से उसके शरीर को जला रही थी, हनुंग ने मन ही मन कहा, कॉलर पहना कुत्ता अपनी मर्जी नहीं चुनता। उसने दांत पीसते हुए उन नीचों को कोसा और फिर निकल पड़ा अगले शिकार की तरफ। टुटोनिया नाइट किंगडम के बर्बाद मैदान में उसकी और बॉटल की भिड़ंत हुई। तलवारें टकराईं, खून उछला और आखिरकार हनुंग ने उसे गिरा दिया। घायल बॉटल ने दर्द में हंसते हुए कहा, मूर्ख हो तुम, साम्राज्य की बात मानकर खुद को खो दिया। पछतावे में डूबा हनुंग बोला, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। खून से सने होठों पर हल्की मुस्कान लिए बॉटल बोला, माफी मत मांगो, जल्द ही वो तुम्हें भी फेंक देंगे। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। हनुंग ने आसमान की तरफ देखा, दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, शायद अब सच में मैं घर जा सकूं। लेकिन तभी पीछे से काउंट ब्रैंडनबर्ग आया और ठंडी बेरहमी से तलवार उसकी पीठ में घोंप दी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, जैसे किसी जीत का जश्न मना रहा हो। दर्द में तड़पते हुए हनुंग ने पीछे देखा और पहचान लिया, वो था ब्रैंडनबर्ग, उसका धोखेबाजर साथी। ब्रैंडनबर्ग ने ताना मारते हुए कहा, वाह हनुंग, तुमने साम्राज्य के वफादार शिकारी कुत्ते की तरह बहुत बढ़िया काम किया। हांफते हुए, खून उगलते हुए हनुंग को समझ आया कि घर लौटाने का उनका वादा बस झूठ था। ब्रैंडनबर्ग ने तिरस्कार से कहा, हम तुम्हें जाने क्यों देंगे? शिकारी कुत्ते का काम बस काटना होता है, आजादी नहीं। और फिर उसने तलवार को उसकी छाती में बेरहमी से मरोड़ दिया। अलविदा साम्राज्य के सबसे वफादार कुत्ते, वो बोला, जबकि हनुंग जमीन पर गिर पड़ा। मरते मरते हनुंग ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और भीतर जलते गुस्से से फुसफुसाया, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तुम सबको नर्क में ले जाऊंगा। उसी पल उसकी छाती से नीली तेज रोशनी फूट पड़ी, मानो किसी नई किस्मत का दरवाजा खुल गया हो। उस रात एक जिंदगी खत्म हुई और दूसरी शुरू। हनुंग ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो एक नवजात बच्चे के रूप में किसी खूबसूरत औरत की बाहों में था। वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसके पीछे एक लंबे काले बालों वाला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं। हनुंग ने महसूस किया, मैं इस चेहरे को जानता हूँ। तभी उसे एहसास हुआ, वो था ड्यूक सैक्सन, महाद्वीप का सबसे बड़ा नेक्रोमैंसर। और यहीं उसे समझ आया कि अब वो नेक्रोपोलिस में है, वो जगह जो प्रतिबंधित जादू की राजधानी है, वही साम्राज्य जिसका वो कभी गुलाम था। तभी हवा में जादुई आवाज गूंजी, स्टोन ऑफ रीइंकार्नेशन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली।
हनुंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही था उसका आखिरी दांव, मनहूस लेकिन आखिरी उम्मीद। वो जानता था कि इस पत्थर के जरिए वो फिर से जन्म ले सकता है, बस शरीर कौन सा मिलेगा ये किस्मत पर छोड़ना था। और अब किस्मत ने उसे क्या दिया था? सैक्सन ड्यूकल फैमिली का पहला बेटा, साम्राज्य के टॉप नोबल हाउस में जन्म। अंदर ही अंदर उसने सोचा, सुनहरी चम्मच लेकर पैदा हुआ हूं, बढ़िया, अब खेल उल्टा चलेगा। उसके भीतर बदले की आग फिर से जल उठी। बड़े होकर जब मैं नेक्रोमेंसी में मास्टर बन जाऊंगा तब इस साम्राज्य के हर कमीने को मिटा दूंगा। पर बाहर की दुनिया कुछ और ही सोच रही थी। उसकी नई माँ डचेस चौंक कर बोली, ये रो क्यों नहीं रहा? नर्स ने बच्चे की सांस जांची और बोली, सब ठीक है, बस थोड़ा अजीब है। ड्यूक सैक्सन ने भौहें चढ़ाईं। जो बच्चा रोता नहीं वो अशुभ संकेत होता है। नर्स ने कहा, ओह ऐसा नहीं है ड्यूक साहब, अगर आप चाहें तो हल्का सा थप्पड़ मार दूं, रो पड़ेगा। और बिना सोचे उसने बच्चे की पीठ पर हल्का सा थप्पड़ जड़ दिया। अंदर से उबलते हुए हनुंग ने जिद में फैसला किया, नहीं रोऊंगा, चाहे कुछ भी हो। माँ बाप ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसे। डचेस बोली, लगता है बेटे ने तुम्हारा जिद्दी स्वभाव विरासत में लिया है। फिर उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, हाथ उठाया, मगर थप्पड़ नहीं मारा। उसके बजाय उसने बस हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो स्पर्श गर्म, मुलायम, सच्चा हनुंग के अंदर तक उतर गया, जैसे उसके अंदर के सारे जख्म किसी पल के लिए थम गए हों। उसकी यादों की बाढ़ लौट आई, खून, दर्द, धोखा, जंग, और अब ये एक मासूम, सुकून देने वाला हाथ जो बस प्यार दे रहा था। उसके दिल की सारी दीवारें टूट गईं और फिर पहली बार इतने सालों बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो जोर से रोने लगा, सच में एक बच्चे की तरह। माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, अब लगता है ये सच में हम 8 साल बीत गए। हनुंग अब डेल सैक्सन तेजी से बड़ा हुआ। ड्यूक एलन सैक्सन और डचेस हर शाम बैठकर सोचते कि वक्त कितनी जल्दी निकल गया। डचेस मुस्कुराकर बोली, हमारा बेटा 4 साल की उम्र से किताबों से अलग ही नहीं हुआ। ड्यूक हंसे और बोले, शायद उसका ये नेचर मुझ पर गया है। डचेस प्यार से बोली, हाँ, और उसका जादू में इंटरेस्ट भी। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनका बेटा अब भी वो योद्धा था जिसने मौत को भी ठुकराया था, और अब उसका असली बदला बस शुरू होने वाला था। डचेस का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने ड्यूक को याद दिलाया, एलन, तुमने वादा किया था कि डेल को नेक्रोमेंसी कभी नहीं सिखाओगे, याद है ना? कमरे में पल भर को सन्नाटा छा गया। तभी सीन बदलता है। भव्य लाइब्रेरी में छोटा डेल यानी हनुंग की नई जिंदगी का रूप गहरी तल्लीनता से किताबों में डूबा हुआ था। उधर उनके कमरे में डचेस को राहत मिली कि एलन ने अपना वादा नहीं भुलाया। वो मुस्कुराकर बोली, बस याद रखना, हमारा बेटा उस अंधेरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ड्यूक ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ। वैसे मैंने उसके जन्मदिन के लिए कुछ खास सोचा है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और एक घबराई हुई नौकरानी लगभग गिरती पड़ती अंदर आई। डेल के साथ कुछ हुआ है। आवाज सुनते ही दोनों घबरा गए। वो दौड़ते हुए गलियारे में निकले। डेल बेटा, आवाजें दीवारों में गूंज उठी। जैसे ही वे स्टडी रूम में पहुंचे उन्होंने देखा डेल जमीन पर गिरा हुआ है। उसके पूरे शरीर से नीली मना की लहरें फूट रही थीं। हवा कांप रही थी। डचेस चीख उठी, डेल मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? वो उसके पास झुककर हिलाने लगी। डेल ने थके हुए स्वर में कहा, माँ मैं ठीक हूँ। लेकिन ड्यूक सैक्सन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं। उसके चेहरे पर हैरानी थी। 8 साल की उम्र में इतनी मना रिलीज? उसने खुद से बुदबुदाया। डेल ने पिता की नजदीकी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके सामने आकर झुक गया और पूछा, अभी जो हुआ क्या वो तुम्हारी मना थी? हनुंग के अंदर सन्नाटा छा गया। चूक गया मैं, बहुत जल्दी दिखा दिया। वो डर गया कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। ड्यूक का चेहरा धीरे धीरे कठोरता से बदलकर गर्व में तब्दील हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे बेटे से यही उम्मीद थी। उसने डेल के सिर पर हाथ फेरा और हल्के से कहा, अफसोस, मैं खुद तुम्हें नेक्रोमेंसी नहीं सिखा सकता। ये सुनते ही डेल के दिल में फिर उथल पुथल मच गई। अगर दुनिया का सबसे बड़ा नेक्रोमेंसर मुझे नहीं सिखाएगा तो मैं बदला कैसे लूंगा? तभी माँ ने धीरे से उसके बाल सहलाते हुए कहा, अब जाओ, थोड़ा आराम करो। जैसे ही वो कमरे से निकला उसने पीछे पिता को अपनी माँ एलेना से कहते सुना, मुझे लगता है मुझे उसके जन्मदिन का परफेक्ट गिफ्ट मिल गया है। अगले दिन रात महल रोशनी से जगमगा रहा था। डेल का 8वां जन्मदिन। नॉयर ड्यूपोम के सारे बड़े रईस जमा थे। हंसी, संगीत और टोस्ट की आवाजें चारों ओर थीं। लेकिन दूसरे माले की बालकनी पर डेल अकेला बैठा नीचे भीड़ को देख रहा था। आंखों में थकान थी। अंदर से वो सोच रहा था, अजीब लगता है, इतने साल इस्तेमाल हुआ, अब लोग मुझे ऐसे प्यार से देख रहे हैं जैसे मैं कोई खजाना हूं। उसका दिमाग 2 दिन पहले की घटना पर चला गया, जब उसकी मना बेकाबू हो गई थी। अब उसे समझ आया कि वो तब हुआ जब उसने द लाइफ ऑफ द हीरो फ्रॉम अंडरवर्ल्ड नाम की किताब पढ़ी थी, जो उसकी पुरानी जिंदगी की यादें वापस ले आईं। वो सोचने लगा, अगर मुझे बदला लेना है तो नेक्रोमेंसी छोड़ना बेकार होगा। वो माथा पकड़कर सोचने लगा, पिता को कैसे मनाऊं? उन्हें कुछ भी नहीं सिखाना कहते हुए देखना नामुमकिन है। तभी उसे पिता के गिफ्ट की बात याद आई। क्या पता वही मौका हो।
उसकी सोच अचानक टूटी जब उसकी माँ एलेना सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पास आई। उसके साथ एक रहस्यमयी हुड पहने औरत थी। एलेना मुस्कुराई, हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे। डेल एक रहस्यमयी हुड पहने औरत थी। एलेना मुस्कुराई, हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे। डेल ने हल्की मुस्कान दी और पूछा, माँ ये कौन है? तभी वो औरत आगे बढ़ी और अपना हुड हटाया। उसके लंबे नीले बाल चांदनी में चमक रहे थे, आंखों में शांति थी। एलेना ने कहा, डेल मिलो, ये हैं सोफिया, ब्लू मैजिक टॉवर की एल्डर ऑन वाटर एट्रीब्यूट मैजिक की मास्टर। डेल के चेहरे पर हैरानी साफ थी। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट यही है, तुम्हारी नई टीचर। सोफिया ने सिर झुकाकर नमस्ते किया और एलेना ने बेटे को आंख मारी। डेल अंदर से सुन्न हो गया। ये तो वाटर मैजिक मास्टर हैं। डेल, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर अकेले बात कर सकती हूँ? उसने हामी भरी। दोनों बर्फीले रास्ते पर चलते हुए बाहर निकले। कुछ दूर जाने के बाद सोफिया ने सीधा कहा, मुझे हिदायत दी गई है कि मैं तुम्हें सिर्फ वाटर मैजिक सिखाऊं। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, पर सच बताओ, तुम कुछ और सीखना चाहते हो ना? डेल ठिठक गया। उसे कैसे पता चला? उसकी सांस थम गई। पहली बार उसे लगा शायद ये औरत बाकी सबकी तरह नहीं है। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नेक्रोमेंसी सीखने की चाह तो नेचुरल है, आखिर वो तुम्हारे पिता की सिग्नेचर आर्ट है। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी सुकून था। फिर उसने धीरे से आगे झुककर कहा, पर तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे पिता की शादी से जुड़ी शर्तें पूरे साम्राज्य में मशहूर हैं। डेल ने हैरान होकर देखा, क्या मतलब? सोफिया ने गहरी सांस ली और बोली, जब ड्यूक एलन सैक्सन ने लेडी एलेना को रिझाना शुरू किया था तब वो उनसे डरती थी। उन्हें लगता था कि एलन की अंधेरी कला नेक्रोमेंसी एक श्राप है। तब तुम्हारे पिता ने उनका दिल जीतने के लिए एक वादा किया कि वो अपनी डार्क आर्ट कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे। उसने हल्की हंसी में जोड़ा, उनकी शादी के दिन नॉयर मैजिक टॉवर के सारे एल्डर सफेद कपड़ों में आए थे, जो इस वचन की पवित्रता का प्रतीक था। फिर उसने गंभीर नजर से कहा, इसलिए तुम्हारे लिए अभी डार्क मैजिक सीखना मुश्किल होगा। लेकिन फिर उसके चेहरे पर वही चालाक आत्मविश्वासी मुस्कान लौटी। हालांकि अगर तुम मेरे साथ धैर्य रखो तो शायद मैं लेडी एलेना को किसी दिन मना सकूं। उसने आंखों में चमक लिए पूछा, तो क्या तुम मेरी गाइडेंस मानने को तैयार हो डेल सैक्सन? डेल ने सावधानी से कहा, पर तुम एक एल्फ हो, तुम्हें तो नेक्रोमेंसी से नफरत होनी चाहिए। सोफिया की मुस्कान और गहरी हो गई। दिलचस्प सवाल, उसने कहा, बताओ डेल, जब कोई पुजारी अपनी डिवाइन पावर से किसी मरते हुए इंसान को वापस जिंदा करता है तो क्या वो प्रकृति की इच्छा होती है? उसने अपने हाथ फैलाए और उसकी आंखों के सामने एक होलोग्राफिक विजन उभरा। एक संत किसी मरते इंसान पर हाथ रख रहा था और वो फिर सांस लेने लगा। अगर वो सही है, सोफिया बोली, तो नेक्रोमेंसी गलत क्यों? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जीवन लौटाता है, दूसरा उसे बांधता है। उसकी खुली सोच ने डेल को चौंका दिया। ये बाकी एल्फों जैसी नहीं है, ये सच में अलग है। उसने मन में सोचा कि शायद यही टीचर उसकी राह बदल सकती है। सोफिया ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। तो चलो अब पहला लेसन शुरू करें। उसने डेल की तरफ देखा। तुम्हारे भीतर पहले से एक मना सर्कल का टुकड़ा बन चुका है। अब तुम्हारा गोल है उसे बढ़ाकर पहला पूरा सर्कल बनाना। डेल की आंखें चमक उठीं। यही है शुरुआत, उसने सोचा। यहीं से शुरू होगा वो रास्ता जो मुझे बदला लेने की ताकत देगा। सोफिया ने कहा, हाथ अपने दिल पर रखो और ध्यान केंद्रित करो। डेल ने आंखें बंद की और उसके चारों तरफ नीली मना की चमक फैलने लगी। इस दुनिया में मना हवा की तरह बहती थी, लेकिन उसे संभालने के लिए जरूरी था एक मना हार्ट सर्कल, वो फिल्टर जो कच्ची ऊर्जा को सही दिशा देता है। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया, फिर धीरे धीरे आसपास बिखरे मना के कणों को अपने दिल के पास खींचा, जैसे कोई नीली रोशनी एक केंद्र में इकट्ठी हो रही हो। फिर उसने मन ही मन कहा, अब घूमो, और अचानक उसके भीतर से ऊर्जा की एक लहर फूटी, नीली, साफ और परफेक्ट सर्कल के रूप में घूमती हुई। सोफिया अभी अपनी बात समझा ही रही थी। अब कोशिश करो धीरे धीरे उसे घुमाने की। आमतौर पर इसमें 1 महीना लगता है। तभी डेल ने आंखें खोली और हाथ उठाया। उसकी हथेली पर नीली ऊर्जा स्थिर और चमकदार बह रही थी। उसने कहा, हो गया। सोफिया का मुंह खुला रह गया। क्या अभी? वो बस अविश्वास में देखती रह गई। 8 साल का बच्चा जिसने अभी ट्रेनिंग शुरू की थी, कुछ ही मिनटों में पूरा मना सर्कल बना चुका था। उसने देखा नीली रोशनी उसके चारों ओर लहरों की तरह नाच रही थी। क्या ये बच्चा किसी पुराने महान जादूगर का पुनर्जन्म है? उसने खुद से सोचा। दिमाग में सवालों का तूफान था, मगर दिल में एक ही बात गूंज रही थी, ये बच्चा रॉ मिरेकल है। खुद को संभालते हुए उसने कहा, डेल, क्या तुम उस मना को सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हो? डेल मुस्कुराया, जरूर। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही मना को इकट्ठा किया, हनुंग के मन में अपनी पुरानी जिंदगी की यादें लौट आईं। वो तबाही, वो ताबीज जो उसके शरीर पर जादू उकेरता था, वो सीमित ताकत जो कभी बदले के लिए काफी नहीं थी। लेकिन अब ये दुनिया, ये शरीर और ये नीली मना, सब उसकी असली शुरुआत थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था।
डेल अब वही इंसान नहीं रहा था जो कभी असहाय मर गया था। अब वह अपने पिता की जन्मजात प्रतिभा के साथ पुनर्जन्मा था। उसके शरीर में मना ऐसे बह रही थी जैसे वह इसी के लिए बना हो। उसे महसूस हुआ कि शायद वह सिर्फ वाटर मैजिक ही नहीं बल्कि बाकी सभी तत्वों को भी सीख सकता है। उसने गहरी सांस ली, फिर उसने जोड़ा और अपनी इच्छा को केंद्रित करते हुए अपने पहले बने मना सर्कल से ऊर्जा को उंगलियों तक खींचा। नीली रोशनी उसकी हथेली पर चमकने लगी और उसके सामने हवा में एक जादुई वृत्त उभर आया। मना सघन होकर क्रिस्टल सी चमक में बदल गई, एक नुकीले प्रोजेक्टाइल के रूप में। उसने मन ही मन प्रण किया, यह पहला हथियार होगा, उस साम्राज्य के गले में उतरने वाले अनगिनत बाणों में से एक। और तभी एक परफेक्ट आइस बोल्ट उसकी हथेली पर जन्मा। सोफिया की आंखें फैल गईं। आमतौर पर किसी शुरुआती साधक से निकला मना शरीर से बाहर आते ही बिखर जाता है, लेकिन डेल ने उस ऊर्जा को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे ठोस बर्फ के बाण में बदल दिया। डेल ने शांत स्वर में कहा, मैंने बस इसके रूप पर ध्यान दिया था, इसलिए इसकी शक्ति शायद कम हो। वाक्य अधूरा ही था कि उसने आइस बोल्ट छोड़ दिया। धड़ाम! आवाज पूरे खुले मैदान में गूंज उठी। दूर खड़ा विशाल पेड़ सीधा बीच से चटक गया, ठंडी धुंध और बर्फ के टुकड़ों के बीच गिर पड़ा। सोफिया के चेहरे पर अविश्वास था। वह पेड़ के पास जाकर घुटनों के बल झुकी। उसका तना पूरी तरह जम चुका था। उसने देखा बर्फ के निशान पेड़ को आर पार काटते हुए गुजरे थे। ये तो पूरी तरह ठोस क्रिस्टल बाण था। वह फुसफुसाई, एक 8 साल के बच्चे के लिए ऐसी सटीकता, ऐसी शक्ति, ये तो असंभव था। डेल ने मासूमियत से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया टीचर? सोफिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जानती थी उस स्पेल में जो मना का घुमाव, गति और संघनन का क्रम था, वो मिलिट्री ग्रेड जादू का गोल्डन रेशियो फॉर्मूला था। वह फार्मूला सिखाने में जादूगरों को सालों लगते हैं और यह बच्चा उसे अनजाने में ही प्रयोग कर गया। अब मैं समझती हूँ लॉर्ड नॉयर को इतना अफसोस क्यों था कि वो खुद इसे नहीं सिखा सके, उसने मन ही मन कहा। कुछ समय बाद सोफिया सीधे ड्यूक एलन सैक्सन के अध्ययन कक्ष में पहुंची। ड्यूक ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कहती हो तुम उसे सिखा नहीं सकती? वो बच्चा तो पहले ही सर्कल बना चुका है कुछ ही मिनटों में। सोफिया ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, महाराज, समस्या यही है। जैसे ही उसने पहला सर्कल पूरा किया, उसने तुरंत एक परफेक्ट घातक जादू चला दिया। एलन चौंक गए। क्या कहा तुमने? सोफिया ने सिर झुकाया। वह आइस बोल्ट सैन्य जादू के स्वर्ण अनुपात में बना था। एक 8 वर्ष का बच्चा नहीं कर सकता। ड्यूक की आंखों में अविश्वास और गर्व दोनों झलक रहे थे। तो तुम ये कहना चाहती हो कि वह जन्म से ही हत्यारा स्वभाव रखता है? सोफिया ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं कह रही हूँ कि उसमें जन्मजात मारने की प्रतिभा है। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। ड्यूक ने भौहें तानी। तो क्या तुम ब्लू मैजिक टॉवर की गैर हिंसक एल्डर होकर ऐसे बच्चे को सिखाने से इनकार करोगी? सोफिया मुस्कुराई, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए बोली, इनकार? नहीं महाराज, इसके उलट मुझे लगता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस प्रतिभा को रक्त की राह से हटाकर प्रकाश की राह पर ले जा सकती हूं। अगर उसे सही दिशा नहीं दी गई तो एक दिन पूरा साम्राज्य उसके नाम से कांपेगा। ड्यूक थोड़े मानने लगते हैं, लेकिन तभी सोफिया बड़ी शांति से नोयर लॉर्ड की काली जादू की बात छेड़ देती है और कहती है कि डेल के अंदर पहले से ही एक अलग रास्ता बन चुका है। ड्यूक का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका बेटा शायद वही जादू सीखना चाहता है जिससे वो खुद डरता था। सोफिया सीधे बोलती है कि उसने एलाना और ड्यूक की लव स्टोरी के बारे में सुना है और उसे उनके वादे की बहुत इज्जत है, लेकिन वो साफ कहती है कि ये वादा उसके बच्चे के भविष्य का फैसला करने का हक नहीं देता, खासकर जब वो बच्चा इतना बड़ा टैलेंट लेकर पैदा हुआ हो। इसी बीच बाहर डेल दरवाजे के पास कान लगाकर सब सुनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता तो वो स्लाइड होकर जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अंदर जरूर उसी की बातें हो रही हैं। वो अपने पहले लेसन के बारे में सोचता है और मानता है कि उसने खुद नहीं सोचा था कि उसका पहला जादू इतना जबरदस्त निकलेगा। उसे सोफिया के चेहरे का वो हैरान एक्सप्रेशन याद आता है और वो ठान लेता है कि अब से उसे अपनी पावर को कंट्रोल में रखना होगा, वरना सब कुछ बिगड़ सकता है। तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है, डेल! वो सिर उठाता है तो देखता है एक चमचमाती आर्मर पहने मुस्कुराता हुआ आदमी उसकी तरफ आ रहा है। डेल की आंखें चमक उठती हैं और वो खुशी से बोलता है, अंकल हेलमेट। हेलमेट हंसते हुए पूछता है, छोटे मालिक, फर्श पर क्या कर रहे हो? डेल मस्ती में पूछता है, अंकल आप कहाँ थे? हेलमेट हंसकर बोलता है, ड्यूकल फैमिली की प्रोटेक्शन कर रहा था और कुछ डरावने मॉन्स्टर पटका दिए। फिर वो डेल को गोद में उठा लेता है और डेल हंसते हुए कहता है, आप डंगन में लड़ाई कर रहे थे ना? हेलमेट मुस्कुराता है, लेकिन डेल के चेहरे पर हल्की उदासी उतर आती है, क्योंकि उसे पता है ये लड़ाइयां कितनी खतरनाक होती हैं। इस दुनिया में डंगन और मॉन्स्टर सबसे बड़ा खतरा है। हर इलाके के नाइट्स अपनी जान देकर इन्हें साफ करते हैं और सैक्सन डची की हालत तो बाकियों से कई गुना ज्यादा खराब है। डेल के अंदर हानसंग की यादें अब भी जिंदा हैं और उसे याद आता है कि उसके पिछले जन्म के बाद जब हीरो ने डेमन किंग को हराया था तो साम्राज्य ने ड्यूक सैक्सन को
उसी डेमन किंग की जमीन पर कब्जा करने भेज दिया था। यानी असल में साम्राज्य ने सारा गंद साफ करने का काम उन पर डाल दिया था। ये सोचकर डेल के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आती है। क्लासिक लेफ्ट ओवर डंपिंग, वो मन ही मन सोचता है। अब वो हेलमेट की तरफ देखता है और कहता है, अंकल अपना ध्यान रखना। हेलमेट थोड़ा इमोशनल होकर पूछता है, क्या छोटे मालिक मेरी फिक्र कर रहे हैं?